द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है और शेयर का चुनाव करना बहुत मुश्किल काम है। कईयों से पूछिए, किसी शेयर ब्रोकर से पूछिए, कोई मैगजीन में पढ़िए, अखबार में पढ़िए, कंप्यूटर पे उसका है कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाइए और आप देख क्या सकते हैं उसमें। मेरा ख्याल तो इससे तो ज्यादा कुछ देख नहीं सकते। जो कुछ कागज पर है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में, कंपनी के रिजल्ट में, कंपनी की कॉनकॉल में, या कंपनी के जो मैनेजमेंट के टाइम टाइम पर स्टेटमेंट आते हैं, टीवी पे आते हैं, अपीयर होते हैं, वो ही देख सकते हो आप। कंपनी की फैक्ट्री में जाके भी आप कुछ नहीं देख सकते। बस बहुत जाना ही बहुत मुश्किल। आप कितनी फैक्ट्री में जाएंगे बताइए। आप कंपनी के कितने ऑफिस में आएगा, ऑफिस में कोई घुसने नहीं देगा आपको। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि शेयर का चुनाव कैसे करेंगे और कैसे करें, और क्या प्रत्यक्ष रूप से शेयर बाजार से शेयर खरीदना ज्यादा लाभदायक है या म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा लाभदायक है। सेफ कौन सा है, ज्यादा इन्वेस्ट रिटर्न इसमें आने की संभावना है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि दोनों अपनी जगह है, लेकिन शेयर जो डायरेक्ट आप खरीदते हैं वो प्योरली एक मैटर ऑफ लक है। मान लीजिए आपने यस बैंक खरीदा, अब आपको तो पता ही नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। कौन मैनेजमेंट बताने वाला है कि मैंने ये गड़बड़ की है? कोई भी नहीं बताएगा। आप कॉनकॉल में सवाल पूछ लीजिए, वो इतने गुरु आदमी है को कोई जवाब आपको कोई हाथ ही नहीं रखने देंगे। मैं आपसे एनुअल रिपोर्ट ऐसी सफाई से आती है सब। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे अभी रिजल्ट आया नेटको फार्मा का, सब कुछ फर्स्ट क्लास था। पिछली कॉनकॉल भी पढ़ ली और साहब एनुअल रिपोर्ट भी देख ली, रिजल्ट भी चेक कर लिए और सब कुछ स्टेटमेंट चेक कर लिया। इसका कंपनी के प्लान्स एंड प्रोग्राम्स क्या है वो सब चेक कर लिए। वो शेयर 1/3 प्रॉफिट आया उसका। मैं आपसे कैसे चेक करोगे? और आज मैनेजमेंट इतनी सफाई से कह रहा है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में हमारी वर्किंग बढ़िया होगी, लेकिन ये घटी कैसे ये तो बताओ। वो बताने को तैयार नहीं। किसी तरह से लाठियां मारो तो भी बताने को तैयार नहीं, बताइए। तो ऐसी सूरत में आप इस बाजार के महासमुद्र में कैसे विजय प्राप्त करेंगे? दीवान हाउसिंग, रात को लेकर सोए लोग शेयर को, और सुबह 10 बजे खबर आई वो शेयर ही फ्लॉप पाया। सत्यम कंप्यूटर का शेयर, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं जैसलमेर घूमने के लिए जा रहा था, जयपुर से ट्रेन में था मैं उस समय। ये बात है सन 2009 की। तो मैं ओसिया पहुंचा, जोधपुर वेरी नियर टू जैसलमेर पहुंचने वाले थे कि हम। तो मैंने लैपटॉप पे भाव देखा, 240 रुपए था। और जब जैसलमेर पहुंचा 1.5 घंटे बाद, उस समय इस शेयर का शेयर मात्र 9 रुपए था। उस शेयर का रेट कहीं कोई ऑन रिकॉर्ड, कहीं कोई डिक्लेरेशन नहीं था कि इस कंपनी में गड़बड़ हो चुकी है। मैनेजमेंट ने, वो जो राजू साहब थे, उन्होंने थाने में जाकर के और ये रिपोर्ट लिखवाई, साहब मैंने ये गड़बड़ की है इसमें, कि इसमें से पैसे निकाल करके और मैंने जमीनें खरीद ली हैं, कंपनी की पोजीशन ये है अंदर से। आज जब पता पड़ा लोगों को कि क्या हुआ, 9 रुपए बिक गया वो शेयर। वो ठीक है, बाद में वो बात तो नहीं आ पाई। सेकंड थर्ड कंपनी थी सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन के लिए थर्ड कंपनी ऑफ द कंट्री थी। पहले इन्फोसिस, देन विप्रो एंड देयर आफ्टर सत्यम। तो ये आप कैसे पहचानेंगे? एक बहुत मुश्किल काम है, दूभर काम है। ये जरूर है कि ये जो टॉप रैंकिंग ब्रोकर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, इनको मालूम है असली पोजीशन। और अनदर थिंग कि जो म्यूचुअल फंड है, जो ताकतवर म्यूचुअल फंड है, इनको भी मालूम है, क्योंकि इनकी भी ब्रोकर्स के साथ में क्लोज फ्रेंडशिप है। और कुछ मैनेजमेंट्स भी आते हैं इनके पास में, एक दूसरे की बुराई भलाई भी करते हैं। इंटरनल बातें ये है, ऊपर से चाहे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अंदर चैम्बर में बैठ करके जब कोई डील होती है ना, तो बातें सारी आती हैं सामने। एक दफा क्या हुआ मैं आपसे बता रहा हूं, निपन डेनरो एक जीपीजीसी शीट बनाने वाली कंपनी थी, मोहनलाल मित्तल की, जो एलन मित्तल साहब इनके फादर की कंपनी थी, वो इनकी थी मान लीजिए।
तो ये बात बता रहा हूं सन 87 88 86 87 की। उसका आईपीओ आया, मैंने आईपीओ के शेयर खरीद भी लिए और कुछ अलॉटमेंट भी आया। तो पहला प्रोजेक्ट था जीपीजीसी शीट्स का इंडिया के अंदर। और भी 2-3 कंपनी आई थी। तो कंपनी कोई इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं, कंपनी का शेयर बढ़े नहीं। मतलब कंपनी के डीलर के पास जाया, कंपनी के जो मोहनलाल जी मित्तल के सगे भांजे थे उनसे बात करिए, वो कह साहब सबको ठीक है, क्या किया जाए, बड़ी मुसीबत है। अब इतनी डिटेल तो कौन बताने को तैयार है। फिर एक आईपीओ और आया था एक कंपनी का, वो भी जीपीजीसी शीट की कंपनी थी। वो सब कंपनियां खत्म हो चुकी है। तो मैंने उससे पूछा, मका जी आप बताइए कि ये निप्पन रेनरो का जो शेयर है यही नहीं चल रहा तो आपका कैसे चलेगा? कि चलिए वो भी चलेगा हमारा भी चलेगा, मगर कैसे चलेगा, प्रोडक्शन तो आया ही नहीं। चलिए उन्होंने 5,000 टन जीपीजी शीट बना डाली है और मार्केट में बेच भी दी है, सक्सेसफुल है। तो उससे मेरे को थोड़ा ढाढ़स बंधा, लेकिन फिर भी देखिए मिल नहीं पाए थे पैसे उस कंपनी में। बीच में ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला था, वो बाद में 60 रुपए हो गया था। वो शेयर मेरे 15-16 रुपए की खरीदे हुए थे वो शेयर, 10 फेस वैल्यू के शेयर। तो सबसे बड़ी समस्या है, इसका सबसे बड़ा इलाज ये है दोस्तों, एक तो अच्छे कंपनियों में पैसा रखिए, ग्रुप जो अच्छे टॉप रैंकिंग ग्रुप, जो इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उनकी भी जो अच्छी कंपनियां है, ये नहीं आप चाहे जिस कंपनी में पैसा डाल देना ही, जो अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी वाला अच्छी टेक्नोलॉजी, जिसमें जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, जिस कंपनी का सेलिंग अरेंजमेंट अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, उसमें लगाएं। और नंबर 2 बात यह है कि अब म्यूचुअल फंडों को इग्नोर करते हैं और ये मान के कि म्यूचुअल फंड तो कंपनी से पैसे खाते हैं, उनके शेयर खरीदते हैं, जो कंपनियां इनको पैसे देती हैं। ये बात हो सकता है, मैं कुछ नहीं कहता हूं, हो सकता है कोई कुछ सही हो, कुछ मामलों में सही हो। ना तो हर म्यूचुअल फंड चोर है, ना हर कंपनी इन्होंने पैसे लेके खरीदी है। किसी भी कंपनी में, हर एक कंपनी में पैसे लेके थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, वरना लिमिट जाएंगे अब तक। तो इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है म्यूचुअल फंडों की, कि ये रेगुलर पैसा देते हैं। मैं उदाहरण दूंगा अभी आपको। रेगुलर पे करते हैं आपको। रेगुलर का मतलब, पे का मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे 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 बढ़ता रहता है, और उसकी भी सीएजीआर जो है, एवरेज सीएजीआर, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप एंड लार्ज कैप, इनकी जो सीएजीआर है ना, ऑन द एवरेज 18% तो आई जाएगी सबकी मिलाकर के। आप एवरेज, आप सब में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट कीजिए इनके। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में मत करना, मतलब ना बैलेंस म्यूचुअल फंड में कीजिए। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चुनिए। हाइब्रिड का मतलब स्मॉल कैप को भी चुन लीजिए, मिड कैप को भी चुन लीजिए, मल्टी कैप को भी चुन लीजिए, निप्पा, और ये जो लार्ज कैप है इनको भी चुन लीजिए। जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग है, मैं बताऊंगा आपको बेस्ट परफॉर्मिंग कौन से हैं। तो आपको 18% का जो सीएजीआर मिलेगा, वो सीएजीआर कोई कम नहीं होता है। ये जो मल्टी बैगर में स्वप्न देखते हैं मेरे तो एक लाख रुपए के 1 करोड़ हो जाएंगे, 200 टाइम हो जाएंगे, वो एक दिन में नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। झुंझुनवाला साहब ने टाइटन खरीदा था, एक दिन में हो गया क्या वॉच? और उसको खरीदे आज 40 साल होते हैं मार्च 18। वो खरीदे सन 90 के आसपास की। क्रिसिल खरीदा था 98 में, आईपीओ था जब खरीदा था क्रिसिल उन्होंने। तो ये जो मुंगेरी लाल टाइप सपने ये देखना छोड़िए कि ये मल्टी बैगर शब्द है, ये बैगर बनाने का काम करता है। उस मल्टी बैगर की तलाश में गलत शेयरों में फंस जाता है आदमी, बाजार में सट्टेबाजी में फंस जाता है, बर्बाद कर देता है अपनी पूंजी को, और एक दिन घर बैठ जाता है निराश होकर, शेयर बाजार को गालियां देता है। गलती खुद की, काली शेयर बाजार को बताइए ये कहां का न्याय है? तो अब मैं बताता हूं। अच्छा, अब मैं आपसे बता रहा हूं, राकेश झुंझुनवाला साहब का सीएजीआर पिछले 30-35 साल का 33%। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। बड़े विद्वान आदमी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत अच्छे परिवार से थे। उनकी मिसेज जो रेखा मैडम है वो भी बहुत होशियार हैं। ठीक है, 33% तो उनका है सीएजीआर। अच्छा, वो बाद में ताकतवर जो हो गए तो कंपनी से डायरेक्ट डायलॉग करते थे, मैनेजमेंट से डायरेक्ट पार्टनरशिप करते थे। दूसरी बात, उन्होंने तो ऐसी शुरुआत, जो एसएमई टाइप जो कंपनी आई उनमें इन्वेस्टमेंट किया, जैसे
ये जो एक जूतों की कंपनी है ना, एक वो, उसमें इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। और बहुत सी कंपनी आई उनकी, अभी एक आईपीओ आया था उसमें इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। तो 20, 30, 40 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया, उसी शेयर को 2,000 में बेचा उन्होंने आईपीओ के अंदर। वो भी है उनके पास, आपके पास कोई ऑफर नहीं आएगी इस तरह की। तो इस तरह करके 33% उनका मतलब रिटर्न है, सीएजीआर है। और जो वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफलतम इन्वेस्टमेंट और सबसे रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब उनका सीएजीआर अभी तक 18.7% है। राइट फ्रॉम 1967 टू टिल डेट हिज सीएजीआर रिटर्न इज 18.7%। तो ये म्यूचुअल फंड सारे दे रहे, मतलब 18-20% का रिटर्न तो मिलेगा ना। आपकी रकम सेफ रहेगी, आपको कोई टेंशन में नहीं रखना है, सारी हेडक म्यूचुअल फंड की है और उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर सरवाइव करना है एज म्यूचुअल फंड। उनका तो अस्तित्व उसी के पीछे। एक कंपनी जिसके शेयर लिस्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्विस कंपनी है, वो कंपनी चलती रहेगी, तो वो कंपनी का मालिक भी रहेगा। शेयर चाहे चले ना चले, उसकी तंदुरुस्ती पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपसे बताता हूं, कंपैरिजन कर लीजिए आप। अब स्मॉल कैप फंड को बताता हूं मैं आपको। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निप्पन म्यूचुअल फंड में आया है रिटर्न, ये निप्पन म्यूचुअल फंड में क्वांट म्यूचुअल फंड में 44.34% रिटर्न आया 3 साल में। 5 साल में 32.3%, 10 साल में 17.73%। और ये जब आया है कि जब क्वांट म्यूचुअल फंड कोरोना काल से ही फॉर्म में आया, मतलब उससे पहले बिल्कुल मरा पड़ा था। अब मैं निप्पन म्यूचुअल फंड की बात बताता हूं। 3 साल में 24.82% आया है, 5 साल में 31.98% आया है, और 10 साल में 20.39% आया है। तो निप्पन का आप देखिए कि जो 10 साल का रिटर्न है वो क्वांट की तुलना में बेहतर है, क्योंकि निप्पन was initially a good management having good super specialist for making investment। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूं, जो स्मॉल कैप की कैटेगरी है उसका एवरेज रिटर्न क्या है, ये बताता हूं मैं आपको। 3 साल में 20.67% रिटर्न, एवरेज रिटर्न। 5 साल में 27.93% एवरेज रिटर्न है। ये मैंने आज ही अभी लिए ये फिगर्स, मतलब ये नहीं पुराने, ये घटने के बाद है और ये फिगर्स है। बाजार टूट चुका है, 27% स्मॉल कैप मतलब जो टूट चुके हैं, आप बताओ उसके बाद एक बार। और 10 साल का 16.51%। तो 16.5% का सीएजीआर भी बहुत होता है, मार लग जाते हैं पैसे के। अच्छा, अनदर थिंग, अब मैं मिड कैप की बात करता हूं। मिड कैप की पोजीशन ये है कि 23.18% 3 साल में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, उसका 3 साल में 23.18% रिटर्न है, 5 साल के अंदर 22.65% है, और 10 साल में 12.71%। मिड कैप इन्वेस्को फंड। और कैटेगरी रिटर्न बताता हूं आपको। कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.24%, 22.58% और 14.13%। तो ये बेस्ट रिटर्न है। बस 13.86% के सीएजीआर से हर 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। अब लार्ज कैप की बात करते हैं, मिड कैप की। निप्पन लार्ज कैप में ये बढ़िया से बढ़िया चूज नहीं कि मैंने इजीली नॉर्मल वे में उठाए सारे डाटा। निप्पन लार्ज कैप की बात करते हैं। 3 साल में 24.45% और 5 साल में 20.23% और 11.91% है 10 साल, यानी 12% का रिटर्न मान लीजिए। घटने के बाद ये रेट, ये 13-14% थी रेट कम से कम, जो इस समय भी 11.91% है 10 साल का एवरेज रिटर्न सीएजीआर। और कैटेगरी एवरेज कितना है? 14.35 3 साल का, 5 साल का 15.85% और 10 साल का 10.31%। तो दोस्तों, दिस इज द पोजीशन ऑफ रिटर्न। ये आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहा, कोई टेंशन नहीं रही। जो कुछ काम किया उन्होंने किया। और लेते क्या है, अगर आप डायरेक्ट में लगाओगे, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, तो आपसे चार्ज लेंगे मुश्किल से 70-80 पैसे सैकड़े का। और सारा टेंशन खत्म है, सब कुछ को लेना देना खत्म नहीं है। डिविडेंड भी नहीं आएगा, डिविडेंड पे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा।
डिविडेंड आपके उसमें ऐड होता चला जाएगा आपके म्यूचुअल फंड एप्रिसिएशन में। वरना आजकल क्या कर रखा है इन्होंने कि आपको स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना है, मतलब उस पे डिविडेंड पे, जैसा मेरा जैसा आदमी करता है, मेरी पूरी फैमिली के खातों को वही स्लैब टैक्स जाता है, मतलब भारी टैक्स चला जाता है। मेरा म्यूचुअल फंड में भी है पैसा, आप ये चिंता मत करिए, मैं आपको कह रहा हूं आई हैव मेड हैवी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दियर। अब मैं आपसे बताता हूं डायरेक्ट जो शेयर थे, देश के लीडिंग शेयर थे, मिड कैप शेयर थे, उनका रिटर्न क्या रहा है, जिन्होंने हाल ही बहुत शानदार रिटर्न किया उसका बताता हूं आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 साल में 20%, 5 साल में 20% और इस 3 साल में 5%। 3 साल में हवा निकल गई। अच्छा साहब, इन्फोसिस 10 साल में 12%, 5 साल में 19% और इन 3 सालों में -2% रिटर्न दिया। 3 साल में ग्रोथ आई नहीं मतलब इन्फोसिस में, जबकि म्यूचुअल फंड तो देते रहे ना उस समय भी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 11% 10 साल में, 5 साल में 13% और इस साल 0। 3 साल में मतलब 5 साल में 0 नहीं, 3 साल में 0 ग्रोथ आई नहीं आईटी सेक्टर के अंदर। लार्सन एंड ट्यूब्रो 10 साल में 11%, 5 साल में 24% और 3 साल में 3 साल में भी 24%। अब आयशर मोटर सुपरस्टार रहा है आई ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है ऑटोमोबाइल की। सिद्धार्थ लाल जिसके प्रमोटर हैं। 10 साल में 12%, 5 साल में 13% और 3 साल में 18%। ये भी म्यूचुअल फंड से तो नीचे ही है ना भाई। अब तक मैंने जितनी कंपनी बताई है सब ऑल बिलो म्यूचुअल फंड है रिटर्न में। अल्ट्राटेक सीमेंट 13%, 21%, 21%। ये म्यूचुअल फंडों के आसपास है इनका रिटर्न। एप्पल इंडिया ये बहुत शानदार कंपनी आई है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, एडवर्टाइजिंग का काम करती है मोबाइल पर। इसका 10 साल का इतिहास नहीं, ये कंपनी आई है अभी तो 5 साल में 36% गया, 3 साल में 7%, तो 7 और 36 को अगर एवरेज करोगे तो 43 वही 21.5% रिटर्न बेटा। जबकि शेयर बहुत तेज दौड़ा जब है तो हालत मतलब उसकी कारण क्या है कि जो स्लैग पीरियड आते हैं ना उस कंपनी के, आता है हर कंपनी का आता है, उसकी दम निकल जाती है एवरेजिंग की, जो CAGR है बैठ जाता है वो। अब मैं आपसे बताऊं 2 आईटी सेक्टर के हीरे जो चल रहे हैं इन दोनों, परसिस्टेंट और कोफोर्स। परसिस्टेंट का 10 साल का CAGR 29% रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं, 1.5 गुना ही तो रहा ना, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से 1.5 गुना। और परसिस्टेंट जैसी कंपनियां कितनी चल पाएंगे आपके पोर्टफोलियो में, सारी तो ये है नहीं मतलब। और भी कंपनियां, ये तो बहुत बिरले लोग हैं जिनकी पकड़ में परसिस्टेंट आ गया और वो होल्ड करते रहे, वरना ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने पहले परसिस्टेंट के शेयर खरीद के पैसा खोया है, मतलब वो भी है मेरे कॉन्टेक्ट में, वो लोग भी है। तो 10 साल में 29%, 5 साल में 73% और 3 साल में 36%। भाई 44% का CAGR तो मैंने जो फैंग का म्यूचुअल फंड है FOF में जो पैसा लगाया, जो अमेरिकन फंड है फैंग, NYSE फैंग, उसमें 44% का CAGR आया मेरा म्यूचुअल फंड में। और पानी भी नीला पेट का, मैं आपसे बता रहा हूं, इतनी अमन चैन से रहा हूं पूछो मत यानी। मुझे अफसोस ये है कि मैंने सारा पैसा उसी में क्यों नहीं लगा दिया, क्यों झंझट झगड़े में पड़ा मैं, मतलब। लेकिन अब नहीं हो पाता है पॉसिबल, और अब बंद है वो इसमें लगाना। कोफोर्स थोड़े टाइम बाद ही बंद हो गया था, मैंने उसमें SIP भी बहुत बड़ी मोटी चालू कर रखी थी, लेकिन वो बंद हो गया था SIP। अच्छा, कोफोर्स में 10 साल में 34%, 5 साल में 36% और 3 साल में 19% आया। ये भी 19% पे आ गया 3 साल में, आप देखिए। तो जो 18-20% की CAGR है, दैट इज द बेस्ट CAGR। माय सन हैज टोल्ड मी कि व्हाई पापा व्हाई टू डू दिस एक्सरसाइज, व्हाई नॉट टू गो इन म्यूचुअल फंड्स, एंजॉय द लाइफ एंड मेक द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, वी शैल रिमेन हेडेक फ्री। शौक क्या पूरा कर लीजिए, ठीक है, जितनी कैपिटल 20-25% आप डायरेक्ट शेयर में लगा दीजिए, या इसलिए थोड़ा सा रिजर्व कैश रख लीजिए कि कोई अपॉर्चुनिटी मान लो आती है बढ़िया,
बाई चांस वो फिट बैठ जाए, बाकी शेयरों में म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न मिलेगा आपको। म्यूचुअल फंडों के पास में एक एक्सपर्ट, वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस टीम है सिलेक्शन के लिए। दुनिया भर की साइट शायर कर रखी हैं, न्यूज मिलती है सेक्टर में। आइबुप्रोफेन का भाव अभी क्या है आप नहीं ढूंढ सकते, वो 1 मिनट में ढूंढ लेंगे। हार्ड साइट्स हैं, बहुत कॉस्टली साइट्स हैं, वो आप नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। स्टील का रेट क्या है, दुनिया के किस बाजार में क्या रेट है वो मालूम कर लेंगे। मतलब स्टील का कंजम्पशन कितना बड़ा मालूम कर लेंगे, वो आप नहीं कर सकते। आपके पास डाटा आएंगे, घिसे पिटे बिखरवा आएंगे, गूगल पे आप मिल भी जाएंगे। तो आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरी राय में सारा मत लगाइए। 20-25% को SIP वगैरह बढ़िया म्यूचुअल फंड छांट करके चालू कर दीजिए, आपका पैसा सेफ रहेगा। आपके पैसे को आप एक एक्सपर्ट के हाथों में सौंप रहे हैं। और जो मैं अच्छे मैनेजमेंट्स के शेयर खरीदने की भी कहता हूं, आप अपना पैसा अच्छे हाथों में सौंपिए, लीडर ऑफ द सेक्टर के हाथ में सौंपिए, लीडर ऑफ द कंट्री, लीडर एंटरप्रेन्योर के हाथ में सौंपिए। दिस इज द पोजीशन, दैट्स ऑल। अब मैं इतना ही रहने देते हैं, चर्चा काफी हो गई। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।